अब जबकि यूपीएससी ने आंसर की ऑफिशियल आंसर की जारी कर दिया है, और उसमें तीन ऐसे प्रश्न हैं जिनको यूपीएससी ने ओमिट कर दिया है। एक इन्वायरमेंट का प्रश्न है, एक मॉडर्न इंडिया का प्रश्न है, और एक इकोनॉमी का प्रश्न है, सिंडिकेट लेंडिंग से जुड़ा हुआ, एक कार्नवालिस से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और एक जो है वो इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ प्रश्न है। और आपको ये भी पता है कि 2024 के आईएएस प्री में 44 प्रश्न करने वालों को, आउट ऑफ 144 प्रश्न करने वाले लोगों को जिन्होंने जीएस 1 में इस तरह का परफॉर्मेंस किया, उनको मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली। सवाल यह है 2025 में हम अगले एक दो दिन के बाद जो एग्जाम होने वाला है उसमें ऐसा क्या करें जिससे बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वहाँ 4 घंटे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए जरूरी है कि आप अंतिम समय की ज्यादा पढ़ाई के थकान से, या जो चीजें दिमाग में तुरंत पढ़ी गई हैं उन तुरंत पढ़ी गई चीजों के ताजा मेमोरी के गहरे प्रभाव से बचकर अपनी रिस्टोरिंग कैपेसिटी को ठीक करते हुए आप ज्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। इसलिए आपका फोकस इस बात पर निर्भर करता है कि आपका मन मस्तिष्क जो है वो थका हुआ है या नहीं है। इसलिए जिन लोगों ने बहुत अच्छे समय से पढ़ाई की है वे लास्ट मोमेंट में तनाव से बचने के लिए बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने की कोशिश करेंगे, हार्ड ट्राई करेंगे, तो उसका एक नतीजा ये हो सकता है कि वो एग्जाम के दिन थोड़ा थके हुए हों, क्योंकि वो 6-7 महीने से पढ़ रहे हैं। जिन्होंने लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है, जिन्होंने बीच बीच में मटर गश्तियां की हैं, उनके लिए ये चीज लागू नहीं होती है। उनको लास्ट मोमेंट में पढ़ना चाहिए, और उन लोगों को भी पढ़ना चाहिए जिनको किताब छोड़ देने के बाद बोर्ड के एग्जाम से, 10th के एग्जाम से, एग्जाम उनको क्या है टेंशन हो जाती है, और लास्ट मोमेंट तक वे कुछ ना सोचें, इसके लिए उनका पढ़ना जरूरी है। फिर भी मेरी नेक्स्ट सलाह ये है कि आप लास्ट मोमेंट के हार्ड ट्राई से अगर बचते हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो प्री का एग्जाम है वो बहुत ही डायनामिक, बहुत ही कॉन्टेम्प्रोरी एस्पेक्ट्स को लेकर पूछा जाता है। इसलिए इसमें नीट जैसी एक या मेडिकल जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उस प्रकार का फिक्स्ड सिलेबस होता नहीं। और जेई की तरह भी जो डायनेमिज्म है, भले ही लेवल ऑफ डिफिकल्टी में आप ये कह दें कि जेई का एग्जाम जो है वो ज़्यादा क्या है लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाला है, लेकिन जो कॉन्टेम्प्रोरी, जो डायनामिक, जो नए प्रकार के प्रश्न पूछने की जो प्रवृत्ति है वो यूपीएससी के एग्जाम को बहुत ज़्यादा क्या है अलग बनाती है और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण बनाती है। इसलिए आपका तरोताजा रहना, आपका मन मस्तिष्क जो है वो बिल्कुल क्या है कोई सिली मिस्टेक पढ़ने में ना हो, कोई भी चीज जो आपने बहुत पहले पढ़ी है वो ठीक तरीके से आप क्या है रिकॉल कर सकें। इसके साथ ही आप अपने कॉमन सेंस को भी पर्टिकुलर फैक्ट के साथ, पर्टिकुलर जो कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग है उसके साथ आप बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। इसलिए ये कहा जाता है कि जिन लोगों ने लगातार अच्छी पढ़ाई की है, खूब पढ़ाई की है, उनको थोड़ा सा लास्ट दिन पहले, एक दिन पहले, 2 दिन पहले उनको थोड़ा सा वैसी चीजों को ही रिवाइज करना चाहिए जो ओवरऑल उनके एग्जामिनेशन के कॉम्पिटेंस को बेहतर बनाती हैं। पहली बात तो ये ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि थोड़ा तनाव सबको होता है, लेकिन तनाव किन बातों की वजह से होता है। कुछ लोगों को तनाव दूसरे के परफॉर्मेंस को देखने के बाद अपने परफॉर्मेंस को कमतर पाने की वजह से, दूसरे के परफॉर्मेंस के बेहतर पाने की वजह से तनाव होता है। ये परफॉर्मेंस जो एंग्जाइटी है रिलेटिव है, ये चीज आपके नियंत्रण के बाहर है, इसलिए आप इसको ज्यादा सोचकर अपने आप को नेगेटिविटी में, अपने आप को किसी भी प्रकार के फ्रस्ट्रेशन में ना ले जाएं। ये ऐसा वेरिएबल है जो आपके कंट्रोल के बाहर है। पहली बात तो ये है। दूसरा, कुछ लोगों को तनाव एक प्रकार के डर से, एक प्रकार की असुरक्षा और अनिश्चितता से पैदा होता है कि क्या होगा उनके साथ। ये तनाव सबको होता है कि 25 तारीख कैसा घटित होगी, और इसके साथ ही क्या है कि
जब 10-12 दिन के बाद या 10 जून तक जब रिजल्ट आएगा, तो 10 जून तक रिजल्ट आने तक उनका नाम लिस्ट में होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर यही कहूँगा कि वत्स, तुम्हारे पास केवल और केवल अपने प्रयासों को बेहतरीन तरीके से करने का ही क्या है, विकल्प है। तुम्हारे पास परिणाम को नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए क्या है, अपने प्रयास पर, अपने आप पर क्या है, आप ध्यान दीजिए। तीसरी बात यहाँ पर ये है कि जो एग्जामिनेशन होता है उसमें ये कहा, उसमें एक सवाल रहता है कि कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए जाएं, कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए जाएं। और ये सवाल, इसका कोई एक सधा हुआ उत्तर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन ये बात सोचने की है कि अगर किसी पेपर में 37 से लेकर 44-45 तक कट ऑफ जाता है, तो वैसी स्थिति में आपको उतने प्रश्न तो करने ही होंगे जिससे आप इस तरह के कटाव तक पहुंच सकें। और इस तरह के कटाव तक पहुंचने के लिए फिर दूसरी बात होती है कि पेपर की लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है, क्योंकि कई बार प्रश्न पत्र का जो स्तर होता है वो ज्यादा होता है, कई बार प्रश्न पत्र का जो स्तर होता है थोड़ा कम चुनौतीपूर्ण होता है। जैसे 2023 का जो प्रश्न पत्र था, उस प्रश्न पत्र का स्तर बहुत ऊपर था, उसके प्रश्न, उसके विकल्प दोनों चुनौतीपूर्ण थे। दूसरी तरफ 2024 का पेपर थोड़ा सा 2023 के लेवल ऑफ डिफिकल्टी की तुलना में आसान कहा जाएगा। लेकिन इसके बावजूद जिन कैंडिडेट्स ने सिलेक्शन हासिल किया है लगातार 4-4, 5-5 बार प्रीलिम्स देकर, उन कैंडिडेट्स के संदर्भ में बच्चों ये बात ध्यान में रखने की है कि उन्होंने ये कहा है कि जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक ठाक थी तो उन्होंने 90 से 95 प्रश्न अटेम्प्ट किए, और जब लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो है वो थोड़ा ज्यादा थी तो 85 प्रश्न के आसपास उन्होंने रखा। और कुछ जो सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स हैं उसमें वो फेमस ब्लॉगर भी हैं, यूट्यूब पर भी बताते रहते हैं और अच्छा व्यवहारिक एक अनुभव देते हैं। तो अगर वे कहते हैं कि उनके हमेशा 60 प्रश्न से अधिक रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अच्छी पढ़ाई करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करना चाहिए, अगर उन्होंने मॉक लगाए हैं तो। अगर उनकी एक्यूरेसी जो है वो 70-80% है, अगर उनकी एक्यूरेसी 50-60% है तो उनके लिए तो खतरा है, लेकिन फिर भी उन्हें ज्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे। क्यों ज्यादा प्रश्न करने पड़ेंगे? क्योंकि यहां पर मुद्दा यह है कि जैसे क्रिकेट में होता है कि जब तक आप ज्यादा गेंद खेलेंगे नहीं तब तक ज्यादा रन बनेंगे नहीं, जब तक आप ज्यादा प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे नहीं तब तक आपके ज्यादा क्या है स्कोर होने की संभावना नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में थोड़ा एक दो जो हमारे बहुत फेवरेट स्टूडेंट्स हैं, बहुत नज़दीक के स्टूडेंट हैं, उनका ये कहना था कि जिस दिन जब से यूपीएससी ने ये 3 प्रश्न बाहर किए हैं उससे ये लग रहा है कि जितना भी प्रश्न बन सकता है बनाओ, क्योंकि पता नहीं कौन सा प्रश्न फिर बाहर हो जाए, और उस प्रश्न के आधार पर अगर कोई भी संभावना बनेगी भी तो प्रश्न के बाहर कर दिए जाने के बाद संभावनाएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि ये प्रश्न पत्र को करते समय आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा होगा। लेवल ऑफ डिफिकल्टी का अंदाजा 2 बातों से होगा। पहला कि अगर मान लीजिए कि 3 जो कॉलम्स के 4-4 फैक्ट लाइंस के क्वेश्चंस हैं, तो ऐसी सिचुएशन में प्रश्न में 12-12 सूचनाएं दी गई हैं, 12 इंफॉर्मेशन हैं, और हर इंफॉर्मेशन को एक को दूसरे के साथ, दूसरे के तीसरे के साथ मैच करना है। तो अगर ऐसे 10 सवाल हैं, अगर ऐसे 12 सवाल हैं, तो इसका मतलब कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी ठीक ठाक है। अब उसमें क्या है कि ये तो नहीं देगा ना कि भारत राजधानी, और राजधानी के बाद क्या है, इसके साथ ही क्या है कि दिशा, ये मिलाने के लिए तो नहीं देगा यूपीएससी। इसका ये मतलब है कि कई बार प्रश्न में बहुत अधिक सूचनाएं होती हैं या बहुत 2-3-4 अवधारणाएं होती हैं, कई बार विकल्प भी टफ क्या है बनाए जाते हैं, और यूपीएससी दोनों काम करती है। इन दोनों से लेवल ऑफ डिफिकल्टी बनती है। कई बार जो होता है किसी प्रपोर्शन से जो प्रश्न होते हैं वे प्रश्न क्या होते हैं, वे ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, और ऐसी स्थिति में वो प्रपोर्शन अगर कुछ बच्चों का या ज्यादातर बच्चों का उतना स्ट्रांग नहीं होता है, तो वैसी सिचुएशन में भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होती है, बढ़ जाती है।
तो इसलिए जो है ये एडवाइजेबल है कि प्रश्न पत्र के कठिनाई के स्तर को वहां पर प्रश्नों के प्रकृति विकल्प के आधार पर आपको धीरे धीरे अंदाजा लग जाएगा, लेकिन बहुत कम प्रश्न करके आने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कि बहुत कम प्रश्न करके आते हैं और एक्यूरेसी को लेकर पहले से ही आपके मन में डाउट है, तो वैसी स्थिति में बॉर्डर लाइन केस होगा, और बॉर्डर लाइन केस में कुछ भी चीजें इधर उधर हो सकती हैं। तो एक तो ये है। दूसरी बात या एक अन्य बात ये है कि कई बच्चे टिक करते हैं पहले, और टिक करने के बाद क्या है, लास्ट में ओएमआर सीट भरते हैं। अगर आप ओएमआर सीट भरने में गलती पहले भी मॉक टेस्ट में करते रहे हैं, तो आपको ये एडवाइस किया जाता है कि आप ओएमआर सीट 2-3 बार में भरें। 2-3 बार में भरने का मतलब कि अगर 20 का एक स्लॉट है तो आप 20 प्रश्न आपने किया तो 20 प्रश्न आप भर लीजिए, ठीक है। जिससे लास्ट मोमेंट में ओएमआर सीट भरने में कोई गलती क्या है ना हो। और ये देखा जाता है कि कई बार फोकस की कमी की वजह से ये सब जो गलतियां होती हैं, ये गलतियां बहुत भारी पड़ जाती हैं। कोई एमआर सीट भरने में गलती कर दी, या पहले आंसर टिक किया और आंसर टिक करने के बाद जब ओएमआर सीट लगाने की बात आई या ओएमआर सीट भरने की बात आई, वहां पर गलती कर दी, या फिर ओवर थिंकिंग करके आंसर बदल दिया। आंसर पहले क्या है, आंसर सीट में क्या है, आंसर ही बदल दिया। ये सब चीजें, इनसे बचने की जरूरत है। और इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जो ये बैटल होता है ना, वो पहले ही कुछ मिनटों में हार जाते हैं। कि जैसे कुछ ऐसे कोई ऐसी सीरीज मिली, ए बी सी डी में से कोई ऐसी सीरीज मिली जिस सीरीज के पहले 5-7 प्रश्न ऐसे थे जो प्रश्न सिरे से नहीं आ रहे थे। तो वैसी स्थिति में वो घबरा गए, और जो प्रश्न आसान भी थे अपेक्षाकृत, या जो प्रश्न उनके पहुंच के दायरे में थे जिसको वे सॉल्व कर सकते थे, उन प्रश्नों को उन्होंने नहीं किया, या अच्छे तरीके से हड़बड़ाहट में वो प्रश्न क्या है वो नहीं कर पाए। तो ये जो चीज है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा, इसको आपको क्या है कंट्रोल करना पड़ेगा। इसलिए पेपर पाते ही पेपर करना शुरू करने के बजाय आप वहां पर आराम से जाइए, शांत संयत होकर बैठ जाइए। पेपर पाने के बाद थोड़ा पेपर को पलट लीजिए, पेपर के शुरुआती मध्य अंत को थोड़ा सा आप सरसरी निगाह से देख लीजिए। और इसके साथ ही हमेशा एक रूल होता है कि आसान से हमें कठिन की तरफ जाना चाहिए। तो जो हमें आसान लग रहा है वो मेरा सब्जेक्टिव एरिया भी हो सकता है। हो सकता है कि मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो सकता है कि मेरी पॉलिटी बहुत अच्छी हो, ज्योग्राफी बहुत अच्छी हो। तो हो सकता है कि उन प्रश्नों में मैं थोड़ा कंफर्टेबल हूं, तो पहले मैं उनके कुछ प्रश्न करके अपने आप को बेहतर स्थिति में ला सकता हूं, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस बन जाएगा, और उस कॉन्फिडेंस के बाद मैं क्या है अच्छा करूंगा। कुछ ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जो थोड़ा उनमें कॉम्प्लिसेंसी बीच में आती है। वो बीच में क्या होते हैं थोड़ा कि अरे अब तो मैंने कर लिया, और उसके बाद लास्ट तक जाते जाते वो मैच को, जैसे क्रिकेट मैच होता है गवा देते हैं, वैसे ही वो लास्ट में मैच को गवा देते हैं। इससे आपको बचना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अंत भला तो सब भला। इसलिए बीच में भी बैटल को लूज नहीं करना है। स्लॉट बांटिए, पहले आधा घंटा, दूसरा आधा घंटा, तीसरा आधा घंटा, चौथा आधा घंटा, और हर स्लॉट में आपका कंसंट्रेशन लेवल, आपकी क्यूरियासिटी, आपका पढ़ने का तरीका, आपका फोकस पूरी तरह से पेपर पर हो। एक भी क्या ह्यूमन एरर ना हो, एक भी सिली मिस्टेक ना हो, एक भी जगह आप नहीं है को हा ना पढ़ लें, एक भी जगह आप विकल्प को क्या है, विकल्प को भरने में, आंसर्स को टिक करने में गलती ना करें। जल्दीबाजी में नहीं कि बी में लगाया कि सी में लगाया, ऐसे खींच दिया, बेमन का खींच दिया। वो सब क्यों होता है? क्योंकि बहुत कैजुअली क्या लास्ट मोमेंट तक पढ़ते पढ़ते एकदम से फटीग आ जाता है, थकान हो जाती है। और थकान हो जाती है तो उस दिन का महत्व जो है, कि एक होता है ना कि बिग मैच का जो टेम्परामेंट होना चाहिए, वो बिग मैच का टेम्परामेंट क्या होता है, वह क्या है, वे भूल जाते हैं। तो अगर आपको बहुत बड़ा प्रदर्शन करना है तो आपका टेम्परामेंट भी क्या होना चाहिए, बहुत शानदार क्या होना चाहिए। इसके साथ ही क्या है कि जो गैप होता है, उस गैप में आपको जीएस के पेपर को डिस्कस करने से बचना चाहिए।
कई बार ये होता है कि अगर मेरे 3-4 सवाल लोगों ने डिस्कशन करते हुए ये बता दिया कि नहीं इस सवाल का तो आंसर ये नहीं होगा, तो मेरे ऊपर बड़ा उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ओवरऑल कंडीशन क्या होगी, ये तो मैं पूरा रूम पर आने के बाद जब पूरे प्रश्न पत्र को मिलाऊंगा उसके बाद ये निर्धारित होगा। लेकिन वहां पर मेरी मनोदशा को खराब करने के लिए ये बहुत बड़ा एक कारक हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बचना है, और इस बचने के लिए बहुत जरूरी है, इस प्रकार की स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि हम वहाँ पर क्या करें, पिछ मतलब बाद में पोस्टमार्टम वहाँ पर बैठ कर क्यों करें। आगे सीसेट का एक चुनौतीपूर्ण पेपर है, कॉम्प्रिहेंशन के दांत खट्टा करने वाले सवाल यूपीएससी पूछती है। उसमें हमें कहाँ पर जनरलाइजेशन करना है, कहाँ पर पर्टिकुलर जो स्टेटमेंट है या जो प्री एजम्पशन है उस प्री एजम्पशन के आधार पर उत्तर देना है, हमें उसके बारे में रिलैक्स होकर अपने माइंडसेट को वहाँ पर ले जाना चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि केवल नॉलेज सेट से सिलेक्शन नहीं होता, स्किल सेट और माइंड सेट भी चाहिए। तो आपका माइंड सेट क्या है, बहुत शानदार होना चाहिए। आप एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर, बहुत बड़ा एग्जाम दे रहे हैं, ये बात भी आपको क्या है ध्यान में रखनी है। तो मैं अपने सभी स्टूडेंट्स और जितने भी यूपीएससी दे रहे स्टूडेंट्स हैं उन सभी को आगामी परीक्षा की बधाई देता हूँ कि खूब अच्छा प्रदर्शन करें। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि अपने गैर वाजिब जो तनाव हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना भी, जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति स्ट्रेस में होता है बहुत ज़्यादा खाना खाना शुरू कर देता है, उसी तरह से जो व्यक्ति थोड़ा पढ़ने के या अपने परफॉर्मेंस को लेकर जिसमें एनजाइटी आती है वो भी बहुत ज़्यादा लास्ट में पढ़ना शुरू कर देता है और बहुत हार्ड ट्राई करना शुरू कर देता है। उसमें जो उसकी नॉर्मल जो ताकत है वो नॉर्मल ताकत छिन जाती है। तो जिन्होंने खूब पढ़ाई की है और लास्ट मोमेंट की इस तरह की चीज़ से बचे, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई ज़्यादा नहीं की है और जिनके पास 10-15-20 दिन का ही क्या है बहुमूल्य कीमती समय था, बाकी उन्होंने समय वो नहीं निकाल सके हैं, तो उनके लिए तो भाई लास्ट मोमेंट में पढ़ना भी क्या है बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये बात क्या है आपको ध्यान में रखना है और बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रदर्शन क्या है बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद।